सो नेक्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है और कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट ही वो राइट्स हैं जिससे आपको एक फील आता है कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक नेशन। फंडामेंटल राइट्स किसी भी नेशन के सिटीज़न को जब दिए जाते हैं तो इससे एक मीनिंग ये निकलता है कि इसका मतलब उस नेशन में एक डेमोक्रेसी है, यानी वहाँ पे आपको मोनार्की एटलीस्ट नहीं दिखेगी और ना ही वहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप होगी। फंडामेंटल राइट के बारे में यहाँ पे कुछ फैक्ट्स और पॉइंट्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। फंडामेंटल राइट कहा जाता है, सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक असेंबली थी जिसको हेड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इस कमेटी ने ही फाइनलाइज किया फंडामेंटल राइट्स किस तरह से होने चाहिए। उसके बाद कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स बनाए गए, जैसा हमने आपको पहले भी बताया 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बाद में राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव हुआ 44th अमेंडमेंट 1978 से। और फंडामेंटल राइट का जो 6th फंडामेंटल राइट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इट मीन्स if fundamental right is violated then you can go directly Supreme Court according to Article 32। आप किसी भी केस में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन आर्टिकल 32 आपको ये परमिशन देता है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने फंडामेंटल राइट जो भी उसका वायलेशन हुआ है उसके अगेंस्ट आप वहाँ पे बोल सकते हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोला जाता है, यानी कुछ केसेस ऐसे हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप सुनवाई कर सकते हैं। और इसके साथ एक आर्टिकल इसमें 226 मेंशन है उस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में ही 6th फंडामेंटल राइट में, कि आप आर्टिकल 32 से या तो सुप्रीम कोर्ट और यू कैन गो डायरेक्टली हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226। बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है ये राइट है, और इवन ये इतना इंपॉर्टेंट राइट है कि इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट है कि दिस राइट इज़ दी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में देखा गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस राइट को बोला जाता है, तो आप बोलेंगे 6th फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कई बार ये स्टेटमेंट आ जाता है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा गिवन है, तो आप बोलेंगे इट वाज गिवन बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा जो फंडामेंटल राइट का एक एम है, टू स्टैब्लिश गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन, यानी हमारे यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है यहाँ पर लॉ की गवर्नमेंट है, यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष इसको गवर्न नहीं कर रहा। इसके बाद इसके अंदर एक आर्टिकल है 352, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन ऑफ ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ऐसा कहा जाता है ड्यूरिंग एमरजेंसी। आर्टिकल 352 में नेशनल एमरजेंसी है। फॉर एग्जांपल आज इंडिया में कोई नेशन अटैक कर देता है जिसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल अटैक, और यू कैन से इंडिया में कोई कॉमनल राइट्स हो जाते हैं, यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस इसको बोला जाता है। उस समय आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट की परमिशन से प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करते हैं, और उस समय आपके सारे के सारे फंडामेंटल राइट जो हैं सस्पेंड हो जाएंगे, सस्पेंशन हो जाएगा उनका। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। सो वेल, फंडामेंटल राइट्स विद नेगेटिव एक्सप्रेशंस, यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें सबसे पहला राइट आता है राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार इसको बोलते हैं। और कहते हैं कि ये आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक इसको मेंशन किया गया है, यानी आपकी जो भी इक्वालिटीज़ हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं विद सम एक्सेप्शंस, यानी कुछ एक्सेप्शंस हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले जैसे बोला जाता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, इक्वलिटी बिफोर लॉ है हमारे यहाँ पर, लेकिन इक्वलिटी बिफोर लॉ में इक्वल प्रोटेक्शन लॉ से दी जाती है हमारे सारे सिटीज़न को। इसमें हम आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि क्या इंडिया में इक्वलिटी बिफोर लॉ है विद एक्सेप्शन, तो आप बिल्कुल बोलेंगे यस, क्योंकि एक्सेप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ अ स्टेट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ अ स्टेट को इक्वलिटी बिफोर लॉ से बाहर रखा गया है। कहा जाता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ केसेस नहीं चलाए जाते, और सिमिलरली गवर्नर ऑफ स्टेट जो राज्य का राज्यपाल है उनके अगेंस्ट भी कुछ केसेस नहीं चलाए जाते, उनको उस दायरे से, उस सर्कल से बाहर रखा गया है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स।
उसके बाद कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन हमने पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करी रिलीजन बेस पे, रेस, कास्ट एंड सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर, क्योंकि जिस तरह से इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन रहा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कास्टिसिज्म इंडिया में आपको देखा जब हमने एंशियंट हिस्ट्री आपके साथ डिस्कस करी, किस तरह से 4 वर्णा सोसाइटी इंडिया में थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन उसका किया जाता था, ब्राह्मण डोमिनेट करते थे सोसाइटी में। तो वो एक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म करने की, उसको हटाने की पूरी कोशिश इस कॉन्स्टिट्यूशन में की गई। लेकिन यहाँ पे फिर हम आपको थोड़ा एक एक्सेप्शनल केस बताना चाहेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के सब सेक्शन 4 में मेंशन है, जिसमें कहा गया है कि फीमेल्स एंड चाइल्ड के लिए अलग से प्रोविज़न किए जाएंगे, यानी बाल कल्याण मंत्रालय, महिला कल्याण मंत्रालय, वुमेन एम्पावरमेंट किया जाएगा। तो वो एक तरह से थोड़ा सा एक डिस्क्रिमिनेशन शायद आपको लगता होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए ही वो गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। उसके बाद जिस तरह से रिजर्वेशन की ऑलवेज बात उठती रही है और एक बहुत बर्निंग इशू है ये इंडियन सिटीजन्स के बीच में, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इन एलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। जैसा किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी एक पार्शियलिटी नहीं होती जॉब्स में, लेकिन फिर भी 16 के सब सेक्शन 4 में हमने एक रिजर्वेशन का पॉइंट रखा एससी और एसटी को, और शायद उसका भी कारण यही है कि वो जो एक तबका नीचे दबा हुआ है उसको जनरल कोटे के बराबर लाने के लिए कुछ इस तरह के एक्सेप्शनल पॉइंट्स जो हैं वो डाले गए। उसके बाद एक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में टाइटल्स जो है वो बैन किए गए। जैसा आपने देखा होगा मेडिवल इंडिया में, एंशियंट हिस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े फ्यूडल्स होते थे वो बहुत बड़े बड़े टाइटल लेते थे, जैसे महासामंताधिपति, महामंडलेश्वर, महाराजाधिराज, महाराज। इस तरह के जो टाइटल्स हैं वो भारत सरकार ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय बैन किए, ताकि एक जो इनइक्वालिटी की जो फीलिंग है वो सिटीज़न के बीच में अमंग सिटीज़न स्प्रेड ना हो। और 2 फील्ड में टाइटल्स दिए गए हैं। उसमें पहली फील्ड है आर्मी, यानी अगर आप आर्मी में जॉब करते हैं तो आप अपने नाम से पहले अपना टाइटल यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अब अगर आप एजुकेशन की फील्ड में हैं, यानी आप फिलोसफर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पीएचडी होल्डर हैं, आप लेक्चरर हैं, वो टाइटल का यूज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी टाइटल्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किए हैं। इसमें एक आर्टिकल 17 है, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। आर्टिकल 17 ही वो एग्जैक्ट आर्टिकल है जिसमें अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से बैन किया गया है। तो ये आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 फंडामेंटल राइट का पहला राइट माना जाता है, जिसको बोला जाता है राइट टू इक्वालिटी। सो फंडामेंटल राइट्स विद पॉजिटिव एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसा आर्टिकल 25 आप देख रहे हैं, ये राइट टू रिलीजन का आर्टिकल है, आर्टिकल 25। और इस आर्टिकल में कहीं ना कहीं आपको अपने रिलीजन की प्रैक्टिस और उसका जो प्रोपेगेशन है वो आप कर सकते हैं, उसकी परमिशन आपको है। ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है आपका, आप अपने धर्म की जो भी बातें हैं उसको स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी को भी अपना धर्म एक्सेप्ट करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते, वो दूसरे के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा। यानी आप प्रोपेगेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन किसी थर्ड पर्सन को आप कंपेल नहीं कर सकते उसको अडॉप्ट करने के लिए। और दूसरा आर्टिकल 17, जैसा हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया पीछे, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया है, ताकि इस तरह की कोई भी जो एक वर्णाश्रम सिस्टम जो था, वर्णा सिस्टम, वो आज़ादी के बाद आफ्टर फ्रीडम हमें देखने को ना मिले। सो वेल, नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। जैसा अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया फंडामेंटल राइट्स, तो बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहेंगे। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से इनकॉर्पोरेट किए गए, लेकिन कहा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिसिंग रही। तो ये सजेशन आया बाद में इंडियन गवर्नमेंट को कि ड्यूटीज़ के बिना राइट जो है वो रेलेवेंट नहीं होते। आपने इंडियन सिटीज़न को फंडामेंटल राइट्स दिए लेकिन आपने ड्यूटीज़ नहीं दी। तो तब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी एक सेटअप की गई। एट दैट टाइम इंदिरा गांधी वॉज दी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्वर्ण सिंह सजेस्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज़, और इनके सजेशन पे 42nd अमेंडमेंट 1976 में किया गया। और भारत के सिटीज़न को, भारत की जनता को
फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई और कहा जाता है कि उस समय भारत को के कॉन्स्टिट्यूशन में 10 ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। ये आर्टिकल 51 कैपिटल ए, पार्ट 4 कैपिटल ए। यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कैपिटल अल्फ़ाबेट देखते हैं, यानी अगर यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखा होता तो इसका मतलब है कि ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में सिंस 1950 से है। जितने भी अमेंडमेंट्स ऐड किए जाते हैं वो कैपिटल लेटर्स में ऐड किए जाते हैं। यानी अगर आप कहीं पर भी कैपिटल अल्फ़ाबेट देखते हैं तो आपको इससे अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि वो क्लॉज अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है, इसीलिए इसको 51 कैपिटल ए के रूप में शो किया गया और इसी 51 कैपिटल ए में टोटल 10 ड्यूटीज़ को डाला गया। लेकिन कहा जाता है कि आज फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10+1 इज इक्वल टू 11 ड्यूटीज़ आज आपको दी गई हैं। ये 11th जो ड्यूटी है ये दी गई है एजुकेशन की। 86th अमेंडमेंट 2002 में इसको ऐड किया गया। 86th अमेंडमेंट था ये, 2002 ईयर में ऐड हुआ। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा गया है कि 11 ड्यूटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड हुई, तो आप आंसर बताएंगे 2002 में। और इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है इंडियन गवर्नमेंट। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ये मैसेज लोगों को दें कि 6 to 14 ईयर्स के लोगों जो भी बच्चे हैं उनका राइट है कि वो फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है और इसको राइट भी दिया गया है और इसको डीपीएसपी में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में। यानी स्टेट की भी ड्यूटी बनती है कि वो ये मैसेज स्प्रेड करे लोगों में। जो ये मॉडल है वो जैपनीज़ मॉडल है। कहा जाता है कि जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको अडॉप्ट किया गया। और उसके बाद जैसा हमने अभी आपको बताया कि ड्यूटी होना बहुत ज़रूरी है और ड्यूटी हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, आपको नेशनल एंथम को ऑनर करना है, नेशनल सॉन्ग को ऑनर करना है, महिलाओं की, फीमेल की रिस्पेक्ट करनी है। जो प्रॉपर्टी है एक तरह से गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़, उनको आपको बड़ा केयर करना है। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है उसको कोई हार्म ना हो, कोई नुकसान ना पहुंचे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई वॉयलेशन होता है तो क्या आपको पनिश किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वॉयलेशन। ये फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है कि आपने उसका कितना वॉयलेशन किया है। तो पनिश किया भी जा सकता है और नहीं भी, इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट कि वो इस केस को लेगा या नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में अगर हम जैसे अभी हमने आपको बताया ये मॉडल जैपनीज़ है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमने अडॉप्ट करी है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसे आज हम रशिया के नाम से जानते हैं। यानी यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अडॉप्ट किया है। सो वेल, इस सेक्शन में, इस टॉपिक के अंदर हम आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको बता रहे हैं। जैसा अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, ये ड्यूटीज़ हैं जो आपको दी गई हैं। जैसा अभी हमने आपको बताया कि आपको रिस्पेक्ट करना है नेशनल फ्लैग और एंड द नेशनल एंथम। उसके बाद दूसरी ड्यूटी आपकी आती है जो भी हमारी नेशनल स्ट्रगल थी फॉर फ्रीडम, उसके जो भी आइडियल्स थे, नोबल आइडियल्स, उनसे आपको एक इंस्पिरेशन लेनी है ऑलवेज। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का जो मीनिंग है वो एग्जैक्टली कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी को बोला जाता है संप्रभुता होती है ये। इसका मतलब होता है कि इंडिया एक कंप्लीट फ्री नेशन है और किसी भी नेशन के अंडर में या किसी के अंडर में हम गुलाम या स्लेव या कॉलोनियल नेशन नहीं है। तो जो हमारी एक सोवरेनिटी है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, ये आप की ड्यूटी बनती है। यानी आप देश के साथ कोई भी चीटिंग या गद्दारी ना करें जिससे दूसरा नेशन एज ले जाए। उसके बाद जैसा कहा जाता है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। जब भी कभी देश को ज़रूरत हो आप ऑलवेज नेशन की सेवा के लिए हमेशा आप उपस्थित रहें। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड और एक डिग्निटी ऑफ वुमेन, जैसा भी हम बोल रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कि आपको फीमेल वुमेन की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी डिग्निटी को बना के रखना है, ये भी आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो ड्यूटी आती है वो है हमारा जो कल्चर, जो हमारी हेरिटेज है उसको आपको बहुत वैल्यू देनी है। नेचुरल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है। जैसा आप देख रहे हैं आज ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है देश का और उसकी वजह से कई डेवलपमेंट के कामों की वजह से नेचर जो है वो हार्म हो रहा है। तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। साइंटिफिक टेम्पर जो है वो आपको डेवलप करना है।
इसके अलावा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसको आपको केयर करना है। इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटी में आपको हमेशा पार्टिसिपेट करना है। और लास्ट जो हमने आपको 11 ड्यूटी बताई, 6 से 14 ईयर्स बच्चों को जो एक फ्री एजुकेशन है वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करवानी है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 में इसको मेंशन किया गया है। पार्ट नंबर 4 जो आर्टिकल है वो स्टार्ट होता है आर्टिकल 36 से 51 तक। 35 पे हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म होते हैं, पार्ट 3 का एंड होता है। और 36 से पार्ट 4 यानी डीपीएसपी स्टार्ट होते हैं, जिसको हिंदी में नीति निर्देशक तत्व बोला जाता है। एक क्वेश्चन इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करे, तो उसका आंसर है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इनको अडॉप्ट किया गया है। डीपीएसपी के बारे में हम आपको यहाँ पे ये भी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। दीज आर जस्ट लाइक प्रिंसिपल्स जो स्टेट को फॉलो करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से समझाएं कि अगर कोई भी स्टेट का सीएम, कोई नई गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म होती है, वहाँ पे सीएम कोई नया बनता है, तो केंद्र सरकार उनको डीपीएसपी की एक बुक प्रोवाइड करवाती है जिसके अंदर कुछ बातें लिखी हैं कि आपको इन पॉलिसीज़ को फॉलो करना है अपने स्टेट को एक अच्छा स्टेट बनाने के लिए। लेकिन अगर आप इनको फॉलो नहीं भी करते तो वो एनफोर्सेबल नहीं होंगे किसी भी कोर्ट में, यानी उनके अगेंस्ट आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। तो सबसे पहले आर्टिकल 36 की अगर बात करें तो डेफिनेशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। उसके बाद आर्टिकल 37 में जो बात हमने आपको बताई कि कोर्ट में आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते डीपीएसपी को अगर कोई स्टेट इसको फॉलो नहीं करता। डीपीएसपी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आजकल बहुत बड़ी डिबेट है उस टॉपिक के ऊपर, वो है काउ स्लॉटर। बीफ, जैसा आप सुनते होंगे न्यूज़ में, अक्सर कई सारे स्टेट्स में बीफ जो है वो बैन है, काउ स्लॉटर बैन है, लेकिन कुछ स्टेट ने इसको बैन नहीं भी किया। तो डीपीएसपी में ये एक आर्टिकल है कि अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आर्टिकल 48 बताया जाता है। लेकिन अगर कोई स्टेट उसको फॉलो नहीं कर रहा तो उस पॉलिसी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये भी कहा गया है कि आपके जो भी सिटीज़न हैं, मैन एंड वुमेन, उनको आपको इक्वली ट्रीट करना है, यानी इनइक्वालिटी ना हो समाज में। और ख़ास तौर से इन द फील्ड ऑफ लाइवलीहुड, ब्रेड एंड बटर अगर वो अर्न करना चाहते हैं तो उनको राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स हो लाइवलीहुड के। आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत सिस्टम इसके अंदर मेंशन है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जिसे आप डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया बोल सकते हैं। और हमने आपको हिस्ट्री के टॉपिक में भी बताया था कि पंचायत सिस्टम वर्ल्ड में सबसे पहले चोला डायनेस्टी ने स्टार्ट किया था और आज़ादी के बाद हमने इसको अडॉप्ट किया। लेकिन ब्रिटिश टाइम में लॉर्ड रिपन के समय हमारे यहाँ पे विलेज पंचायत स्टार्ट हो चुका था। विलेज पंचायत का जो पूरा सिस्टम और उसकी पूरी जो एक सीक्वेंस है कि वो 3 टायर सिस्टम होगा। पहले विलेज लेवल पे इलेक्शन होंगे प्रधान के, उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी बीडीसी बनेगी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक कमेटी होगी, और ये सारे के सारे डायरेक्टली और इनके चेयरमैन इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे बाय द सिटीजन ऑफ विलेज और नेशन। तो एक बहुत अच्छा फंक्शन है विलेज पंचायत का, आर्टिकल 40 में इसको मेंशन किया गया है। इसके बाद एक और बहुत बर्निंग इशू है आज हिंदुस्तान में, इसके ऊपर बहुत बार डिबेट हो चुकी है, वो है आर्टिकल 44, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड माना जाता है। यहाँ पे हम आपको इसके बारे में बताना चाहेंगे, इसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड जितने भी वर्ल्ड के डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट है। जैसे आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि फ्रांस में टर्बन बैन कर दी गई थी, यानी कोई भी सिख टर्बन नहीं बांधेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड है वहाँ पे, वो स्टेट के की गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये डिसीजन ले सकती है। जर्मनी में मुस्लिम महिलाओं को बुर्का बैन कर दिया गया था कि वो प्रैक्टिस ऑफ बुर्का नहीं करेंगी। तो इंडिया में भी एक ये डिबेट रही है कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया का जो लॉ सिस्टम है वो अगर चाहे तो कोई भी लॉ बना सकता है, उसको हर धर्म के लोगों को मानना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति कुछ होती है, शायद इस वजह से आर्टिकल 44 हमारे यहाँ पे अभी तक आज तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है। और हर धर्म हर कल्चर अपने हिसाब से अपने सिविल कोड बनाता है और उसी को फॉलो करता है।
लेकिन आर्टिकल 44 के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर देश को तरक्की करनी है, उसको डेवलप कंट्री बनना इन फ्यूचर टिल 2020 जैसा हमारा विज़न है, उसके लिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में लॉन्च करना ही होगा।